देखो, ज़िंदगी में अगर कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देता है मगर आपकी पहचान छीन लेता है। देखिए, आज है 26 फरवरी का दिन और आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सभी परीक्षाओं के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए सूर्य सलाह वीडियो में। देखिए, आज की वीडियो की जो पीडीएफ है इसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को कब लागू किया गया था। देखिए, ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है और आज आप बिल्कुल एक बार फिर से रिफ्रेश कर लीजिए कि 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लागू किया गया था। और देखिए, 24 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को जो है अभी हाल ही में जो है 4 साल पूरे हो गए, ठीक है। यानी कि टोटल 4 ईयर कंप्लीट हो गए इस योजना को। और एग्ज़ाम में देखिए, मैंने देखा था कि इस एग्ज़ाम में पूछा गया था कि इस योजना को किस स्थान से लागू किया गया था, ठीक है। तो देखिए, इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लॉन्च किया गया था। और देखिए, इस योजना को किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था और इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और इसका क्रियान्वयन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। देखिए, यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं सभी प्रश्न के रूप में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और सबसे खास बात आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लॉन्च किया गया था, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है कि जिग्मे वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने। देखिए, एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न, देखिए कोई भी घटना अगर पहली बार होती है तो वो इम्पोर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। तो जिग्मे वांगचुक नाम से लग रहा है कि ये कोई भूटानी या फिर नेपाली व्यक्ति होंगे। तो जिग्मे वांगचुक जो है ये भूटान के पहले डिजिटल नागरिक बन गए हैं। और जिग्मे वांगचुक हैं कौन। देखिए, ये जो है भूटान के प्रिंस यानी कि राजकुमार हैं। और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो आपके जिग्मे वांगचुक हैं ये नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी मोबाइल वॉलेट पाने वाले पहले नागरिक बन गए हैं भूटान के। देखिए, भूटान ने 2021 में नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और इसके तहत 8 साल से ऊपर के सभी लोगों का डेटा लिया जा रहा है भूटान में। जैसे कि भारत में आपका आधार कार्ड है, सेम वैसा ही आपका ये नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड होगा। देखिए, इस डेटा को बायोमेट्रिक के जरिए एक्सेस किया जा सकता है और ये एक तरह का भारत के आधार कार्ड के जैसा है। देखिए, आपको कई बार आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा कि अगर आपका आधार कार्ड खो जा रहा है तो आप जाइए आधार केंद्र पर, अपनी उंगलियां रखिए, उंगलियों को स्कैन करके आपका फिर से जो है मतलब पता लग जाएगा कि जो आपका बायोमेट्रिक डाटा सेव है आधार में, उससे पता चल जाएगा कि आप कौन हैं और कहाँ के नागरिक हैं, ठीक है। वैसे देखिए, एक एडवर्टाइजमेंट आता था कि बच्चों का आधार कार्ड जरूर बनवाएं। अगर आपका बच्चा, देखिए उसका आधार कार्ड अगर बना है, अगर आपका बच्चा खो गया है तो उससे क्या होगा कि उसका यानी जो खोया हुआ बच्चा है, अगर पुलिस चाहेगी उसको पता लगाना कि ये किसका बच्चा है, कहाँ पे इसका निवास स्थान है, यानी कि कहाँ का ये रहने वाला है, तो बच्चे के हाथ को जो है वहाँ पे जो मशीन लगा होता है वहाँ पे क्या कहते हैं उसको, मतलब नाम तो नहीं पता है मुझे, मतलब बायोमेट्रिक मशीन आप बोल सकते हैं। तो एग्जैक्ट देखिए, उसको बायोमेट्रिक मशीन पे जो है उसकी उंगलियां रख के उसकी पूरी डाटा को जो है देख सकती है पुलिस कि बच्चा कहाँ का रहने वाला है, इसके पिता का नाम क्या है। तो उसका ये फ़ायदा है आधार कार्ड बनवाने का। तो अगर आपके बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना आपके घर में तो उनका आधार कार्ड जरूर बनवा लिए, लेकिन सबसे पहले याद रखिए कि जिग्मे वांगचुक जो है ये भूटान के पहले डिजिटल नागरिक बन गए हैं, ठीक है। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में पाकिस्तान को किस देश से $700 मिलियन का फंड मिला। देखिए, पाकिस्तान की हालत एकदम भिखारियों वाली हो गई है और इसको कहीं से भी मदद मिलने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन एक बहुत ही चालाक देश है चीन, ठीक है। तो ये घात लगा कर बैठा है कि कैसे हम पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले लें। तो देखिए, चीन ने पाकिस्तान को इसीलिए $700 मिलियन का भी हाल ही में फंड दिया है। देखिए, चीन ने पाकिस्तान को जो ये 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड दिया है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मिलने वाले कर्ज के लिए लगी शर्तों को लागू करने में परेशान पाकिस्तान को चीन से मिले पैसे से जो है इससे राहत मिलेगी, ठीक है। यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि देखो पाकिस्तान, तुम ऑलरेडी भिखमंगे हो गए हो, हम तुमको पैसा नहीं देंगे क्योंकि तुम हमारी शर्तों का पालन नहीं कर रहे हो, समय से जो भी है ब्याज वगैरह नहीं दे रहा होगा, ये वापस नहीं कर रहा होगा, इसलिए इसको कहीं से भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन इस स्थिति में चीन ने पाकिस्तान की मदद की है, कहा कि चलो ठीक है हम तुमको पैसे दे रहे हैं, बाकी धीरे धीरे तुम अपनी ज़मीन पे हमें अपना प्रोजेक्ट लगाने दो।
देखिए पाकिस्तान इस समय अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है। पाकिस्तान को ये पैसे चीन के चाइना डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से मिल रहे हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए पाकिस्तान में इस समय पेट्रोल वगैरह बहुत महंगा हो गया है, खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। चौथा है कि नीति आयोग के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में कुल कितने करोड़ रुपए की संपत्ति का मुद्रीकरण किया गया। तो देखिए नीति आयोग के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में कुल 26,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों का मुद्रीकरण किया गया था। और यहाँ पे जो मैं आपको डाटा दे रहा हूँ बहुत यूनिक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो वित्त वर्ष 2022 था इसमें प्राप्त 88,000 करोड़ रुपए के साथ वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 में प्राप्त कुल मुद्रीकरण अब 1.14 लाख करोड़ रुपए है, जो कि 4 साल की अवधि यानी कि 2022 से 25 में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत स्थापित 6 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य का 19% है। देखिए नीति आयोग के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में जो 88,000 करोड़ रुपए के लिए निर्धारित उद्देश्य था ये पूरा हो गया और कुल 1.4 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावों के पाइपलाइन वर्तमान में संबंधित मंत्रालयों के द्वारा संसाधित किया जा रहा है। और देखिए पांचवा प्रश्न है कि सीआरपीएफ अपना 84वां स्थापना दिवस कब मनाएगा। देखिए सीआरपीएफ जो है इसने कहा है कि ये अपना 84वां स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में मनाएगा। देखिए जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ है इसका 84वां स्थापना दिवस जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित होगा। और यहाँ पर एक खास बात और है, देखिए 19 मार्च को जो इसका 84वां स्थापना दिवस होगा ये बस्तर जिले मुख्यालय के जगदलपुर में आयोजित होगा। यानी कि छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है वहाँ पे सीआरपीएफ का जिला मुख्यालय है, जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर में स्थित है। और यहाँ पे जो कार्यक्रम होगा मेन कार्यक्रम, इसके मुख्य अतिथि कौन होंगे, अमित शाह होंगे, जो कि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर हैं। तो सरल शब्दों में याद रखिए कि सीआरपीएफ का 84वां स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ के बस्तर के जो है जिला मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित होगा, ठीक है। और इसके चीफ गेस्ट कौन होंगे, अमित शाह। और छठवां कि केंद्र ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी। तो देखिए केंद्र ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को जो है अगस्त 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। देखिए मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ विधि आयोग के बारे में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका काम क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो आपका विधि आयोग है इस आयोग को अप्रासंगिक कानून की पहचान करने और उन्हें निरस्त करने की सिफारिश करने का दायित्व जो है दिया गया है, ठीक है। और भारत का जो विधि आयोग है ये एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसका गठन भारत सरकार के द्वारा समय समय पर किया जाता है। देखिए एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो आपका देखिए ऐसे 5-6 आयोग के बारे में लिखेगा और उसमें पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है या फिर कौन एक गैर सांविधिक निकाय है, तो आपको चेक करना होता है। तो देखिए यहाँ पे एक हमारे पास बेस्ट जो है टॉपिक आ गया है विधि आयोग, ठीक है। तो विधि आयोग के बारे में अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विधि आयोग किस प्रकार का जो है निकाय है, तो ये गैर सांविधिक निकाय है, ठीक है। और ये विधि आयोग को मूल रूप से 1955 में गठित किया गया था और समय समय पर इसका पुनर्गठन किया जाता है। और ये भारत के वर्तमान 22वें विधि आयोग का जो कार्यकाल है ये 20 फरवरी 2023 को समाप्त होना था, लेकिन इसका कार्यकाल अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और देखिए खास बात और इसका कार्यकाल लगभग 1.5 यानी कि लगभग 1.5 साल के लिए बढ़ा है। और वर्तमान में जो आपका 22वां विधि आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी, ठीक है। याद रखिएगा 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, ऋतुराज अवस्थी। ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना है, एक भी छोड़ना नहीं है और एग्जाम के पहले इसको जो है रट के जाना है, ठीक है। देखिए आज क्वेश्चन संख्या का मैं थोड़ा सा लेट हो गया मुझे रात में जानते हैं लगन का समय चल रहा है। तो खैर बाकी के प्रश्नों को हम लोग कल रिकवर कर लेंगे। और देखिए अभी मुझे जो है बजट का भी वीडियो बनाना है। आप लोग कमेंट में बॉक्स में बताइए कि आप किस राज्य से हैं। आपके राज्य का जो बजट का वीडियो है इसको मैं जल्द ही बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए अभी उड़ीसा का, गुजरात का और उत्तर प्रदेश का बजट जो है पेश किया गया था, तो प्रयास करूँगा इन सभी का वीडियो मैं बना दूँ, ठीक है। और अभी आपको जवाब देना है आज के सभी क्वेश्चन हमरे का। तो पहला प्रश्न आपके लिए है, भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया था, बताइए। और आपको बताना है कि भारत की अध्यक्षता में पहली G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक किस शहर में आज की गई।
और आपको बताना है कि हाल ही में प्रसिद्ध नृत्यांगना कनक रेले का निधन हो गया। ये किस क्लासिक डांस की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? चौथा प्रश्न कि हाल ही में किस देश में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई? और आपको बताना है कि हाल ही में अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये किस शहर में किया गया? और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के सही उत्तरों की। कल का पहला प्रश्न था कि हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है? तो ये देश अपना भारत है। और देखिए जो आपका आईपीएल का टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, इसने अभी हाल ही में एडेन मार्कराम को अपना कैप्टन बनाया है, यानी कैप्टन नियुक्त किया है। जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर आपका सिएटल बन गया है। और देखिए अभी हाल ही में जो आपके विवेक रामास्वामी हैं, जो कि एक भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हैं, इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है। और विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम एशिया इकोनॉमिक डायलॉग जो है ये पुणे शहर में आयोजित किया गया हाल ही में। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।